everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 3 हमने पढ़ाया था संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य में नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया जाता है हर वर्ष नुआखाई महोत्सव। तो चलिए बात कर लेते हैं। नुआखाई फेस्टिवल जो वहाँ के किसान हैं वो मनाते हैं और ये नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है बिटवीन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ये तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी कि जो तिथि पंचमी होती है उस पर ये मनाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा और झारखंड में। झारखंड के खाली उन इलाकों में मनाया जाता है जहां पर उड़िया कल्चर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है और ये वहाँ की किसानों की कम्युनिटी है वो इसे मनाती है गणेश चतुर्थी के अगले दिन। इसे नवन्ना भी कहा जाता है और ये इस साल यानी कि इस वर्ष 2020 में ये 23 अगस्त को मनाया गया है। ये काफ़ी उत्साह के साथ उड़िया लोगों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन वे अपने भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें सही इस वर्ष इतना धान दिया, अच्छे मौसम दिए और इसके अलावा जितनी बारिश उन्हें ज़रूरत थी वो सब उन्होंने दिया। यानी कि वो अपना ग्रैटिट्यूड, अपना ग्रेटफुलनेस अपने भगवान के तरफ प्रकट करते हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से। क्योंकि उड़ीसा जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल जोन है बिकॉज वहाँ पर कई वर्ष कंटिन्यूसली फ्लड आते रहते हैं या फिर तूफान वगैरह साइक्लोन्स वगैरह आते हैं और इससे जो वहाँ के किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बावजूद जो भी उन्हें धान वगैरह मिलता है वो उसमें ही खुश रहते हैं और अपने भगवान को थैंक यू करने के लिए ये फेस्टिवल हर साल मनाते हैं। तो चलिए अब उड़ीसा में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा का सबसे फेमस जो पर्व है जो मनाया जाता है वो है रथ यात्रा या फिर जिसे चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा और कई सारे छोटे छोटे पर्व मनाए जाते हैं जो कि है शीतल षष्ठी कार्निवल, गाम्हा पूर्णिमा, हिंगुला यात्रा, कलिंगा महोत्सव, एकाम्रा उत्सव, चैता पर्व और केदू फेस्टिवल। ये कई सारे छोटे छोटे पर्व भी उड़ीसा में मनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था और इसके तहत इंडियन रेलवेज ने 6 राज्यों में कितना मानव दिवस कार्य उत्पन्न किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 6,40,000 मैन डेज जनरेट किए गए हैं अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो चलिए इस अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अभियान है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 20 जून 2020 को। जब आप जानते हैं कि भारत अपने तीसरे और चौथे चरण में था लॉकडाउन के और बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने जॉब्स खो के वापस अपने गांव को लौट रहे थे, उनके लिए उनकी सहायता के लिए ये अभियान शुरू किया गया था और इसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी। ये अभियान 125 दिन का था और इसमें जिन 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की पॉपुलेशन है उन 6 राज्यों में इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया था और ये शुरुआती दौर में 116 जिलों में ये अभियान शुरू किया गया था और इसमें 25 तरीके के काम इंक्लूडेड थे। यानी कि जो भी प्रवासी मजदूर जो ये 25 काम जो इसमें लिस्ट किए गए हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अपने आप वो काम पा सकते हैं अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और 21 अगस्त का डेटा अगर माने तो उन्होंने 6,40,000 मैन डेज ऑलरेडी उत्पन्न किए हैं अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान
और इसके लिए हमारी जो भारतीय रेलवे है उन्होंने 12,276 जो वर्कर्स हैं उनको काम में लगाया था अंडर द स्कीम 21 अगस्त तक। और जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्वेश्चन में कि 6,40,000 मैंडेज का काम प्रोवाइड किया गया है 6 राज्यों में। तो चलिए बात कर लेते हैं वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। वो 6 राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और यहाँ के 12,276 मजदूरों को ऑलरेडी काम दिया गया है अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है यानी कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने 1,410.35 करोड़ ऑलरेडी पेमेंट रिलीज कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को फॉर द पेमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल वो क्लोजली इस चीज की देखरेख कर रहे हैं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 165 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स में इन पर काम चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हाल ही में हमारी भारतीय सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक एमओयू साइन किया है कितनी धनराशि के लिए, जिसके तहत जो सबअर्बन रेलवे सिस्टम है मुंबई में उनकी नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। $500 मिलियन का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है और इसमें इंक्लूडेड है मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन भी। इसके तहत जो भी नेटवर्क कैपेसिटी है मुंबई सबअर्बन रेलवेज की उसे इम्प्रूव किया जाएगा और उनका ऐसा मानना है कि इससे जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि मुंबई की जो सबअर्बन ट्रेन्स है वो लगभग 8 मिलियन लोगों को रोज अपने काम पर पहुंचाती है। तो ये काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, 8 मिलियन लोगों को वो अपने काम पर पहुंचाती है और ट्रैवल टाइम कम होना ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और इसका मकसद यही है कि जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 है वो बेहतर सर्विस क्वालिटी देगी और सेफ्टी देगी अपने सबअर्बन रेलवे सिस्टम में। इसके अलावा एक मेजर कंसर्न ये भी था कि हर साल मुंबई में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज इतनी ओवर क्राउडिंग होती है ट्रेन में कि बहुत सारे लोग ट्रेन से गिर जाते हैं। तो ये सब फेटलिटीज़ को रोकने के लिए भी ये डील साइन हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020 में और कौन कौन से लोन अप्रूव किए हैं। तो $750 मिलियन का लोन उन्होंने दिया था भारत को, जिसके तहत कोरोना महामारी से भारत सही ढंग से लड़ सके। इसके अलावा $500 मिलियन का कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने भारत को लोन दिया था और $145 मिलियन का उन्होंने दिया था लोन ताकि जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो इरिगेशन सर्विसेज है वो इम्प्रूव किए जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा बस यात्रा जो कि चलेगा फ्रॉम दिल्ली टू लंदन वो किस वर्ष में स्टार्ट होगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 2021। 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी बस यात्रा शुरू की जाएगी जो कि चलेगी फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। ये कोई नई यात्रा नहीं है। बैक इन द ईयर 1960s में एक सिमिलर बस चल रही थी जो चली थी फ्रॉम कोलकाता, उस टाइम इसे कैलकाटा कहा जाता था, कैलकाटा टू लंदन। और उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो लगभग थी आज के एस्टिमेट के हिसाब से 7,000 रुपये। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव था इन द ईयर 1960s और ये भी मैक्सिमम 20 लोगों को कैरी करती थी। इसके अलावा कुछ बसेस चली थी फ्रॉम लंदन टू ऑस्ट्रेलिया और उस टाइम उसका जो बस फेयर था वो था 145 यूरोस।
सॉरी 145 पाउंड्स थे उस टाइम उसकी बस भाड़े। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो बस जो शुरू की जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी बस वॉयेज होगी, ये दिल्ली से डिपार्ट होगी मई 2021 में। और ये ट्रैवल कंपनी जिसने इसे शुरू किया है उसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और उन्होंने खुद कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बस जर्नी होगी और इसमें मैक्सिमम 20 लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। और ये जो बस होगी ये एक लग्जरी कोच होगी, लग्जरी बस होगी, नॉर्मल बसेस की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसमें ये लोग 18 कंट्रीज को कवर करेंगे और बाय रोड ये डिस्टेंस होगा 20,000 किलोमीटर और ये ट्रिप 70 दिनों में खत्म होगा, यानी कि लगभग 2.5 महीने वन वे ये ट्रिप खत्म होगा। और इस ट्रिप का कॉस्ट है 15 लाख रुपए पर पर्सन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप है, बट सीइंग की 18 कंट्रीज़ को कवर करेगी, ये जो भी इसमें जाएंगे उनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत वो उनके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांचेस के माध्यम से बेचेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि केवीजीबी यानी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक एमओयू साइन किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जिसके माध्यम से एसबीआई का जो जनरल इंश्योरेंस है वो कर्नाटका के ब्रांचेस के माध्यम से बेचा जाएगा। इसे आप बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। बैंक एश्योरेंस वो होता है जो कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो प्रोडक्ट्स है वो अपने ब्रांचेस के माध्यम ओवर द काउंटर बेचता है, उसे बैंक एश्योरेंस कहते हैं। तो ये बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप है और इसके तहत जो केवीजीबी है यानी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, उनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन सी सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ऑफर करती है। इससे जो उनका कस्टमर बेस है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगा और उन्हें एनॉर्मस स्कोप भी मिलेगा कि वो अलग अलग इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करें अपने कस्टमर्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, इनमें से किस बैंक ने अड्डा कॉर्नर के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो रियल एस्टेट मार्केट है बेंगलुरु में उसे बढ़ोतरी मिलेगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी की है और उन्होंने अपना जो ऑनलाइन होम कार्निवल है उससे पर्दा उठाया है। इसे लॉन्च करने का माध्यम यही था कि जो बेंगलुरु में रियल एस्टेट सेक्टर है उसे और ज़्यादा बूस्ट किया जाए और जो भी प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स यानी कि जो लोग भी घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो वर्चुअली एक साथ आए और एज अ ग्रुप, एज अ टीम वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं उन रियल एस्टेट सेलर्स के साथ जो प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड हो और ये सब होगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो इस पूरे जो सिचुएशन है, ये जो ऑनलाइन होम कार्निवल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और 1-to-1 बेसिस और रियल टाइम बेसिस में लोग नेगोशिएट कर पाएंगे और बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितनी प्रतिशत तक स्टेक खरीदेगी अडानी ग्रुप। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 74% स्टेक खरीदेगा अडानी ग्रुप इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो गौतम अडानी लेड जो अडानी ग्रुप है वो 74% स्टेक खरीदेगा इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट को मैनेज करती है। और ये जो करंट ऑपरेटर है उन्हें भी फायदा होगा कि वो जो अपने डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल कर पाएंगे और ये वेंचर से एग्जिट कर देंगे। ऑलरेडी अडानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट्स है और अब ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ग्रुप ऑपरेटर होगा आफ्टर द जीएमआर ग्रुप, क्योंकि जीएमआर ग्रुप कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को। और ऐसे जो अडानी की ओनरशिप है वो उन्हें नवी मुंबई एयरपोर्ट की भी मिल जाएगी, जिसमें MIAL यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% स्टेक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनमें से किन क्रिकेटर्स के नाम शामिल किए गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 3 लोगों के नाम आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 जो भी रिटायर्ड ग्रेट क्रिकेटर्स थे उनके नाम शामिल किए हैं इन द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। और ये आईसीसी के डिजिटल चैनल में एक शो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसमें दिखाया गया है। तो वो 3 महान क्रिकेटर्स कौन कौन है बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है जैकिस कैलिस, दूसरे हैं टैलेंटेड ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनर ऑलराउंडर जो कि है लीजा स्थोलकर, और तीसरे हैं जहीर अब्बास ऑफ पाकिस्तान जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बैट्समैन रहे हैं इन द ईयर 1970s एंड 80s और जिन्हें एशियन बैट्समैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन लोगों के नाम इंक्लूड किए गए हैं इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैप के हो, कैप के हो या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। इसके अलावा कोई भी शिकायत करनी हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।